मनीष, असेसमेंट का दौर दोनों तरफ ही इस वक्त जारी होगा कि अब अगला कदम क्या होने वाला है? ये असेसमेंट इस समय आप ये समझ लीजिए कि देश के कोने कोने से बैठकर हर व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर है या फिर इसका आगाज शुरू हो गया है। क्योंकि एक तरफ जहां गल्फ कंट्रीज का पूरा सपोर्ट ईरान को अब से पहले था, उसके बाद अब जाकर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मिलिट्री बेसिस पर जब निशाना बनाया अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या ये लाउड होकर ये बोलेंगे कि डीएस्केलेट करो, नहीं तो हम ईरान के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। हालांकि उन्होंने एक विज्ञप्तियां यानी एक इंफॉर्मेशन तौर पर ये जरूर प्रेस रिलीजेस इशू की, अपने स्टेटमेंट इशू किए, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको डीएस्केलेट होना पड़ेगा, ये हित में नहीं है, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ असेसमेंट इस बात का भी है कि आने वाले टाइम पर आप ये समझ लीजिए कि ये और लेवल इसका इंक्रीज होगा, एस्केलेट होगा। उसकी वजह ये है कि ईरान चुप होकर बैठे। अगर वो चुप होकर बैठेगा तो इंटरनेशनली उसे अपनी फेस सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस समय चाहे आपको एक साल पहले की तरफ, तब जून 2025 के वक्त जब ईरान ने अपने मिसाइल्स को लॉन्च किया और वो सीधा जाकर इजराइल के अंदर तेल अवीव पे गई। हालांकि 90% इंटरसेप्ट हुई, लेकिन 5 से 10% जो इंटरसेप्ट नहीं हुई उसने काफ़ी तबाही मचाई। तो उस तबाही के साथ ये असेसमेंट किया गया कि आने वाले टाइम पर ये और लीथल हो सकता है। और इंटरनेशनली ये बताया जाने लगा कि ईरान को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर कैपेबल है, उसके अलावा यूरेनियम की मात्रा है और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए मिसयूज़ कर सकता है उन कंट्रीज़ के खिलाफ जो कि ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, या फिर उसके लाइक माइंडेड नहीं है, या फिर आमने सामने की लड़ाई है। इसका मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर थी कि ये सीधा इसराइल के लिए कह रहा है। और यही वजह है कि इसराइल ने, चाहे ओमान के जरिए टेबल टॉक्स पे बातचीत हो रही हो, बातचीत के दौरान भी ओमान की बातचीत होने के बाद, ओमान के मध्यस्थता के साथ बातचीत होने के बाद अमेरिकन ने ये क्लियर किया, साथ में ईरान ने क्लियर किया, लेकिन उसके बावजूद ईरान के ऊपर इसराइल ने जो ये अटैक किया वो एसएस था, यानी पहले से ये सोचे समझे तरीके से तैयारी की गई थी और ये समझा गया था। और इसीलिए इसराइल ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से मिलिट्री टारगेट्स को इंगेज किया है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, एयर हैंगर्स, उसके अलावा एयर बेसिस, उनके न्यूक्लियर बेसिस, उसका सपोर्टिव लॉजिस्टिक बेसिस, एमिनेशन डंप, कैवन यानी वो जगह जहां पे आर्म्स एमिनेशन को छुपा के रखा जाता है, अंडरग्राउंड बंकर्स, उन सभी जगहों को हिट किया है। और जैसे नेतन्याहू, अगर कोई और होता तो हो सकता है कि मैं इस बात को मानता नहीं, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ी बात होती अगर कोई और हियरार्की का आके बोलता, लेकिन यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि बिल्कुल, अगर इजराइल के प्रधानमंत्री आकर ये कहते हैं तो इस बात पर विश्वास करना ही होगा मनीष की किस तरीके से इस वॉर को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल सीरियस नोट पर दी गई है। इस बीच देखिए, जब नेतन्याहू सामने आए तो उन्होंने इस वॉर फ्रंट को लेकर, ईरान पर जो हमला हुआ उसको लेकर और खास तौर पर खामेनेई को लेकर क्या कुछ कहा है, ये अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये सुनवाएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको अब तक क्या हुआ है ये अपडेट दे देते हैं। दरअसल आज सुबह ईरान पर अटैक्स किए गए, ताबड़तोड़ मिलिट्री एक्शन इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर शुरू हुआ, जिसमें ईरान के कई शहरों को टारगेट पर लिया गया, एक के बाद एक अटैक किए गए। इसके कुछ घंटे बाद अटैक ईरान की तरफ से भी शुरू हुआ। ईरान ने इजराइल की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले तेल अवीव में तो अटैक किया ही, इसके अलावा अरब देशों में जो यूएस के मिलिट्री बेस है वहां पर भी टारगेटेड अटैक किया, ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया गया। इस बीच इन अरब देशों के कई रिहायशी इलाकों में भी अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि गल्फ कंट्रीज से ईरान के अच्छे रिश्ते रहे हैं, ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां से एक सपोर्ट गल्फ कंट्रीज का, जो कि म्यूटेड ही सपोर्ट है, वो जरूर ईरान को मिलता रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस पूरे वॉर फ्रंट पर इस वक्त काफी अटैकिंग नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने इस युद्ध को जारी रखने की बात कह दी है, तो वहीं अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि या तो सरेंडर करिए या तो फिर इसी तरीके से मरने के लिए तैयार रहिए। नेतन्याहू आज जब सामने आए तो उन्होंने ईरान पर हुए हमले और नेतन्याहू की तरफ से खामेनेई को लेकर जो स्टेटमेंट दी गई है वो सुनवाते हैं आपको। הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, המלל את עמו ושקד כל הזמן בלי הרף על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת
איננה. ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. במשך 47 שנים קורא משטר האייתולות מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא הקיז את דמנו, הוא רצח אמריקנים רבים, והוא טבח בעמו שלו. היום כבר כולם מבינים, אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני, שיאפשר לו לאיים על קיומנו, ויאפשר לו לאיים על שלום האנושות כולה. אנחנו יצאנו לקרב כדי לשנות מצב זה מן היסוד, לשים קץ לאיום. אני מודה לידידי הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית. הוא מנהיג שעומד במילתו. שוחחתי איתו שוב הבוקר, ואני מברך על שיתוף הפעולה ההדוק בינינו. שיתוף פעולה שהביא את הברית בין ישראל לארצות הברית לשיא של כל הזמנים. ברית לשלום וברית במלחמה, אזרחי ישראל. הבוקר יצאנו, ישראל וארצות הברית, למבצע משולב להסרת האיום הקיומי על ישראל מצד משטר האייתולות באיראן. אני אמרתי לכם הבוקר, המבצע הגורלי הזה יימשך ככל הדרוש, ודרוש גם אורך רוח. तो देखिए ये युद्ध बहुत ज़रूरी है, ये शांति के लिए है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। नेतन्याहू को आप सुन रहे थे जिन्होंने तमाम बातें कही और इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि ये युद्ध जारी रहने वाला है जब तक शांति बहाली नहीं हो जाती है। मलिक साहब, अभी क्या चल रहा होगा अगर हम इसे समझना चाहें तो ईरान की जो लीडरशिप है उनके बीच में डिस्कशन पॉइंट्स क्या होंगे, जो मिलिट्री ऑपरेशन से उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाने की बात अब चल रही होगी, वहीं इजराइल के खेमे में अमेरिका इजराइल इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, आगे ये वॉर किस तरीके से बढ़ेगी? देखिए रोमिता, ईरान में अगर खमेनी वाकई में उनको एलिमिनेट कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है अंदर ही खाने उनमें थोड़ा पैनिक की सेंस आ चुकी होगी और उसके ऑप्शन सोच रहे होंगे कि इस बात को कैसे डिस्क्लोज किया जाए या कब तक डिस्क्लोज ना किया जाए। दूसरी बात है कि मिलिट्री ऑपरेशंस अगर चलने हैं तो वो कितने सस्टेन करेंगे, क्योंकि रिजीम अगर कोलैप्स हो गया, टॉप लीडर अगर चला गया तो हु विल बी द सेकंड लीडर इन कमांड। और अगर वैसी बात नहीं है, ऑप्शन हो सकता है कि क्या हम उस स्थिति में जो आप बात कर रहे थे, क्या नेगोशिएशन टेबल पर आ सकते हैं? यस, अगर वो थर्ड में लास्ट प्रायोरिटी में बता रहा हूं कि हो सकता है फिर वहां के जो IRGC के लोग हैं, हालांकि वो बड़े लॉयल लोग हैं खमेनी रिजीम के, वो हो सकता है कुछ लोगों को, वहां के लोकल नेताओं को आगे करें कि अब आप बात आगे बढ़ाइए। एक तो पोर्शन हुआ ये। दूसरा पोर्शन है जो अमेरिका और इजराइल का है। देखिए, अगर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमने उनको एलिमिनेट कर दिया है, तो ये बात वैसे तो सीरियस है। मनीष ने भी कहा है, आप भी मान रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल का कोई आदमी इस बात को कहता है, वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का रूप नहीं हो सकती मात्र, वो एक गंभीर बात है। और अगर वो एलिमिनेट हो चुके हैं तो उसके बाद सेकेंडरी टारगेट्स को लॉक किया जा रहा होगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही होगी विभिन्न माध्यम से, चाहे ग्राउंड पे फोर्सेस हो या फिर उनके मोसाद हो या फिर CIA हो या सैटेलाइट हो, ताकि उनके फोर्सेस की मूवमेंट और उनकी मिसाइल की मूवमेंट और उनके जो सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल से उनकी मूवमेंट पकड़ी जा सके, और उनके जो एम्युनिशन डंप्स है, जो शिफ्टिंग डंप्स है वगैरह वगैरह, उनकी पोजीशन को लोकेट किया जा सके। तो ये शायद ऑपरेशन, मेरे हिसाब से ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट है जो अमेरिका और इजराइल अपनी तरफ से सोच रहे होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि अभी बातचीत का कोई भी संभावना मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि ये मौका जो अगर खमेनी एलिमिनेट हो गए हैं तो सेकेंडरी टारगेट्स पे इजराइल और अमेरिका आ जाएंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो खमेनाइट की हंट जारी रहेगी और लेवल 1 टारगेट्स को एलिमिनेट करने के सिलसिले में सारी उनकी प्लानिंग चलती रहेगी। और देखिए, ये क्लैरिटी तभी आ सकती है जब हम ये देखें कि आगे क्या कुछ इस वॉर में होता है, क्या खामेनेई सामने आते हैं या इजराइल और अमेरिका का सेकेंडरी फेज ऑफ वॉर में क्या कुछ एक्शन होता है, ये तभी क्लियर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त अपने वॉर रूम में ही मौजूद है, इस तरह की खबर है। उनके साथ अमेरिका के बड़े आर्मी लीडर्स भी हैं। ईरान पर किए हमले को लेकर एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को इस हमले के बाद उबरने में कई साल लग जाएंगे। ईरान पर जबरदस्त हमला हुआ है,
ट्रंप ने कहा है कि हमले ने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मीटिंग्स का दौर जारी है, जिसका जिक्र हम भी कर रहे थे कि इस वक्त असेसमेंट चल रहा होगा। ये सोचा जा रहा होगा कि अब सेकेंडरी फेज ऑफ वॉर में क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं ईरान के खिलाफ, किस तरीके से ईरान को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्या वो स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे ईरान को घुटने पर लाया जा सके, क्योंकि अब तक ईरान की तरफ से जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेस आए हैं उसमें ईरान काफी एग्रेसिव नजर आया है। लेकिन अब अटैकिंग वॉर फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या करते हैं इस पर भी निगाह टिकी होगी। मनीष, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें हमें दिखा रहे हैं कि तमाम जो लीडर्स हैं वॉर रूम में मौजूद हैं और उनके साथ ट्रंप भी मौजूद है। क्या बातचीत चल रही होगी इस वक्त? देखिए, क्योंकि आज का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है अमेरिका का, वो जब भी कोई वॉर सिनेरियो होता है, आपको याद होगा ऑपरेशन जेरोनिमो में जब जी चलिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मनीष, जब आपको ध्यान होगा ऑपरेशन जिरोनिमो के टाइम पर जब ओसामा बिन लादेन को कैप्चर किया, उस दौरान भी सभी के सभी वॉर रूम में मौजूद थे और माइन्यूटली वो देख रहे थे कि कैसे ऑपरेशंस हुआ, चाहे गोप्रो कैमरा हो या सैटेलाइट कैमरा हो, उसके जरिए एक एक चीज को मॉनिटर किया गया और ऑपरेशन बिल्कुल क्लीन हुआ। अब हाल ही के दिनों में वेनेजुएला में हुआ दूसरा बड़ा ऑपरेशन, जिसमें बहुत ही गंभीरता के साथ हेलीकॉप्टर से मरीन्स उतरे, उसके बाद उन्होंने उसे कैप्चर किया। प्रेसिडेंट वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद वो वापस ले गए। उस दौरान भी ऑप्स रूम के अंदर, यानी ऑपरेशन रूम के अंदर, कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे कहते हैं, जिसके अंदर लाइव फीड मिलती है, लाइव मैप्स दिखते हैं, लाइव डिटेल मिलती है, एक एक जो सोल्जर है जिसके ऊपर बॉडी कैम लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, उसकी पूरी डिटेल मिलती है। तो आप ये समझिए, ये आज का इतना बड़ा ऑपरेशन है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने खुद इसकी अगुवाई की है, जैसे कमला हैरिस भी बोल रही हैं, अपोजिशन की नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इस बात को कह रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप इस ऑप्स रूम के अंदर अपने सीनियर हायरार्की के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ, टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है कि ऑपरेशंस रूम के अंदर देखकर इसे गंभीरता के साथ देखा जाए, ताकि कहीं से भी अमेरिकी सोल्जर या फिर अमेरिकी एसेट्स, चाहे उसमें फिफ्थ फ्लीट हो बहरीन के अंदर या फिर यूएई के अंदर, उसके बाद जो जॉर्डन के अंदर या फिर लेबनान, कुवैत, इराक, किसी भी जगह पर अमेरिकी या अमेरिकन्स के इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म को कोई भी नुकसान ना हो। और हो सकता है कि यही वजह है कि आज जो बोला गया है व्हाइट हाउस की तरफ से कि बहुत ही कम नुकसान हुआ है, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान है वो इमारत के ऊपर हुआ है, क्योंकि जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, जिसे आत्मघाती ड्रोन कहते हैं, वो उनके ऊपर लगा है, ना कि किसी वॉरशिप के ऊपर, ना ही किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, ना ही किसी इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म के अंदर, या ना ही किसी आर्म्स एमिनिशन के अंदर। तो ये बहुत ही क्लैरिटी है और इसीलिए तस्वीर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तस्वीर है, क्योंकि ये ऑपरेशन मिसाइल्स और रॉकेट्स जो हैं, बेशक इजराइल ने फायर किए हों, लेकिन वो पूरा का पूरा कमांड कंट्रोल सेंटर एक तरीके से सिंबॉलिकली अमेरिका के पास था। 10,000 किलोमीटर की दूर पर बैठकर व्हाइट हाउस से वो मॉनिटर कर रहे थे, एक एक चीज देख रहे थे। 3,000 किलोमीटर की दूरी से ये सब कुछ प्लान हुआ, ताकि मल्टीपल लेवल पे ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। मल्टीपल डोमेन की बात अगर मैं करूं, तो मल्टीपल डोमेन का मतलब है ये ऑपरेशंस लैंड, एयर, वाटर, यानी जमीन पर, हवा में, पानी पर किया गया, उसके अलावा साइबर और स्पेस के अंदर भी किया गया, ताकि स्पेस से रियल टाइम सैटेलाइट इमेजेस मिले, रियल टाइम जो थ्रेट असेसमेंट है वो किया जाए। उसके अलावा साइबर के जरिए जो डिटेलिंग है, आईपी एड्रेस या फिर बाकी जो मॉनिटरिंग है वो की जाए। उसके अलावा लैंड, एयर, वाटर का आपने ऑपरेशन देखा, तो इसीलिए ये बहुत ही क्लीन ऑपरेशन है। और इस समय ईरान की तरफ से भी इसे काउंटर फायर किया गया और काउंटर फायर करने के बाद आयरन डोम एक्टिवेटेड है। आपको मैं ये भी बता दूं कि आयरन डोम पूरी तरह हर समय एक्टिवेट रहे और पूरे देश में एक्टिवेट रहे, इसके चांसेस बहुत कम बनते हैं। और इसीलिए ये मैं मान के चल रहा हूं कि आज नहीं तो अब से कुछ दिन बाद ये एक तगड़ी वेव के तौर पर, जैसे पिछली बार 120 रॉकेट की वेव्स ईरान ने की थी, तो ठीक उसी तरीके से इस बार भी एक तगड़ी, मतलब एक आप ही समझ लीजिए अपने ज़खीरों का, मिसाइल्स और जो रॉकेट्स के ज़खीरे हैं उनका वो एक ऐसा वेव भेजेगा जिसे इंटरसेप्ट करना एक चुनौतीपूर्ण माहौल रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा। उसमें वो उनको कामयाबी मिलती है या नहीं, ये बहुत ही क्लैरिटी उस समय ही होगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनेई अब नहीं रहे, उनको इस हमले में मार गिराया गया, मैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी
डिप्लोमेसी ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी इनकी बात को दरकिनार भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो बोल रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड व्यक्ति है, और वो कभी भी साइऑप्स या नैरेटिव वॉरफेयर पे नहीं बल्कि एक्शन में यकीन रखते हैं। तो इसीलिए इस बात को गंभीरता से देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिन बहुत ही निर्णायक होंगे, या फिर IRGC या फिर जो सेकंड हिरार्की है आमिर की, यानी ईरान के आमिर की, वो या फिर कोई और आकर इसको ज़रूर बोलेगा। अभी एक्सपर्ट बता रहे थे अमेरिका के बारे में, एक कहावत हमेशा कही जाती है कि अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है मनीष, इजरायली सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनवा देते हैं हमारे दर्शकों को। אגף המבצעים, אגף המודיעין וחיל האוויר אשר פעלו לסנכרון מלא עם שותפינו בצבא ארצות הברית. זהו שיתוף פעולה שלא היה כדוגמתו. חשוב לי להסביר למה יצאנו למערכה בעת הזו. משטר הטרור האיראני לא זנח את תוכניתו להשמדת ישראל. לאחרונה זיהינו כי הוא ממשיך בהסתרה, ביצור ומיגון תוכנית הגרעין, במימון וחימוש שלוחיו ובניסיונות לשקם את תהליך ייצור הטילים שלו. טילים המהווים איום ממשי וקיומי על מדינת ישראל. המתקפה אליה יצאנו הבוקר היא מתקפה הכרחית. מוטלת עלינו החובה לפעול נגד כל מי שמנסה לפגוע בביטחון מדינת ישראל, לאיים על אזרחיה ולגדוע כל איום בהתהוותו. במקביל לתקיפות, תגברנו את כלל הגזרות והפיקודים המרחביים וביצענו גיוס מילואים נרחב. כפי שאמר הרמטכ"ל, אנחנו נחושים וערוכים עד לניצחון. אזרחי ישראל, אני מודע לחששות ולדאגות שלכם. צפויים לנו עוד שעות וימים מורכבים, ואנחנו נדרשים לעמוד איתנים יחד. तो इजरायली सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, और इजरायल और अमेरिका का ये हमला बिल्कुल अचानक नहीं हुआ है। पिछले कई महीनों से इंटेलिजेंस में मिली इंफॉर्मेशन के बाद इजरायल और अमेरिका ने ये ईरान पर हमला प्लान किया। खामेनेई, उसकी टॉप लीडरशिप सब एक जगह जमा थे। ये इंटेल इजरायल और अमेरिका के पास थी, और इसी को देखते हुए खामेनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। खामेनेई के कंपाउंड पर कम से कम 30 बम बरसाए गए। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस हमले में खामेनेई और उसकी लीडरशिप को भारी नुकसान हो गया है। हमले में खामेनेई के मिलिट्री सेक्रेटरी की मौत हो गई है। खामेनेई के परिवार के कई सदस्यों के भी मारे जाने की संभावना है। दरअसल आज का ये हमला, पूरा ऑपरेशन इसी के इर्द गिर्द रचा गया था। महीनों की खुफिया जानकारी जुटाई गई, सटीक बैठक की पहचान की गई, सटीक कमरा, वहां सटीक समय, और सब वरिष्ठ अधिकारी एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे। अब दुनिया सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रही है, क्योंकि नेतन्याहू ने यह दावा कर दिया है कि खामेनेई के मारे जाने की खबर है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या खामेनेई फ्रंट फुट पर आते हैं, कैमरे के सामने आकर अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं, क्या वो इजरायल और अमेरिका को कोई बड़ा संदेश देते हैं, इसका इंतजार करना होगा। ईरान की तरफ से इस बात को कहा गया था कि सेफ जोन में है खामेनेई, टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से सुरक्षित है, इस तरह का दावा ईरान की तरफ से किया गया था। लेकिन अभी जो दावा नेतन्याहू ने भी किया है उसका कोई भी एविडेंस सामने नहीं आया है, कोई भी वीडियोग्राफिक एविडेंस भी अभी सामने नहीं रखा गया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ABC न्यूज से बातचीत में नेतन्याहू के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान के प्रवक्ता ने कहा है कि उनका सुप्रीम लीडर खामेनेई और राष्ट्रपति बिल्कुल सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कि नेतन्याहू के उस दावे को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि खामेनेई के मारे जाने की संभावना है, उसको खारिज कर दिया गया है। तो वॉर जोन में इस वक्त ईरान और इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस को हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि आखिर बीते कुछ घंटों में किस तरीके से मिडिल ईस्ट की ये जंग बड़ा अखाड़ा बन चुकी है। इस महाजंग में किस तरीके से पहले मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया ईरान के खिलाफ। इजराइल और अमेरिका की तरफ से कई ठिकानों को टारगेट किया गया। हमलों के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के ऑफिस के आसपास की जगहों को भी निशाना बनाया गया। तो वहीं ईरान ने भी इन हमलों का जवाब दिया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया
ईरान ने। ईरानी सेना ने कहा कि बहरीन में एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए बड़े पैमाने पर हुए इस हमले और लगातार हमले के जवाब में ईरान ने इस पूरे क्षेत्र को तबाह करने की कोशिश की। ईरान ने इसके अलावा जो अरब देश है वहां पर यूएस मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट किया और उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की गई। हालांकि ऐसे में कई रिहायशी इलाकों को भी ईरान की तरफ से टारगेट किया गया। वह ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से सुबह एक बयान भी सामने आया था जो कि दावा किया जा रहा था कि उन्होंने ही दिया है, जिसमें कहा कि ईरान आत्मरक्षा के लिए सभी सैन्य तरीकों का इस्तेमाल करेगा। और ईरान इस बीच लगातार जो अटैक कर रहा है वो ये बताता है कि ईरान इतनी जल्दी इस वॉर फ्रंट पर हार मानने वाला नहीं है। लेकिन इस वॉर का अंजाम क्या होने वाला है? क्या ये वॉर अगले कुछ घंटों में रुक जाएगी या पहले जो हमने जून 2025 में देखा था कि 10 दिन तक ये वॉर चलती रही थी, लेकिन उसके बाद एक टॉक इस बीच हो पाई थी, लेकिन क्या इस बार वो डिप्लोमेटिक टॉक की संभावना बन पाएगी? ईरान ने ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। ईरान के ड्रोन हमलों में मनामा की एक बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है, वहां आग लग गई है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं, यानी कि वहां पर कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सेंट्रल इजराइल पर भी ईरान ने जबरदस्त अटैक किया है। मध्य इजराइल के ऊपर ईरानी मिसाइलों को देखा गया है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि ईरान ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से जो मिडिल इजराइल है उसे टारगेट करने का प्रयास किया। बुर्ज खलीफा के पास भी ईरान ने हमला किया। बुर्ज खलीफा के पास दुबई में धमाका हुआ, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। वहां पर काफी खलबली भी मच गई थी। कुवैत हवाई अड्डे पर भी ईरानी ड्रोन्स देखे गए, यानी कि एक के बाद एक मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को टारगेट किया गया। अरब देशों को टारगेट करने का कोई डायरेक्ट इंटेल ईरान ने नहीं किया है, बल्कि वहां पर जो यूएस मिलिट्री बेस है वहां पर ये अटैक किए गए थे। लेकिन ऐसी कुछ लोकेशंस हैं जहां पर पूरी तरीके से ईरान ने अटैक करके उसे तहस नहस करने की कोशिश की। ये तस्वीर हम आपको जॉर्डन की दिखा रहे हैं। जॉर्डन जहां पर सबसे ज्यादा अटैक देखा गया है ईरान का, वही देश है। एक बड़ा हिटिंग पॉइंट रहा है ईरान का इस हमले में। जॉर्डन में जो हमला हुआ है उसकी तस्दीक करती है तस्वीरें, जहां पर काफी नुकसान हुआ है। धमाके के साथ ही वहां पर अफरा तफरी मचती हुई आप देख रहे हैं। लोग जो वहां पर मौजूद थे वो अचानक से इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। थोड़ी देर बाद शायद लोगों को ये समझ आया हो कि यहाँ पर एक अटैक किया गया है। लेकिन जॉर्डन में जो धमाका हुआ है उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी वो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। जॉर्डन में सबसे ज्यादा अटैक्स ईरान की तरफ से किए गए हैं और इसलिए मैंने इससे पहले भी कहा कि सबसे बड़ा हिटिंग पॉइंट रहा है जॉर्डन। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने रेडियो संदेश में जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से ना गुजरने की चेतावनी दी है। इस्लामिक गार्ड कोर की सेना में मौजूद सभी समुद्री जहाजों को तुरंत इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। गार्ड कोर की नौसेना ने होर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो लगातार ये वो स्टेप्स हैं जो इस वक्त वॉर फ्रंट में देश अपने हिसाब से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کلیه شناورهای متردد در تنگه هرمز هشدار داده می شود سریعاً منطقه را ترک و تنگه هرمز از این لحظه به بعد مسدود اعلام می گردد. تمام. Ships, all ships. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. हर देश जब वॉर सिचुएशन हो तो वो उठाता है, तो ये एक प्रोटेक्टिव सिचुएशन, एक प्रोटेक्टिव कमांड जो यहाँ पर गार्ड कोर की तरफ से दी जा रही थी, जिसमें ये कहा गया था कि पूरी तरीके से इस इलाके को बंद किया जा रहा है। तो ये तमाम वो कदम हैं जो ईरान ने भी उठाए हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी बहुत एहतियातन कदम उठाए गए, जिसमें टॉप लीडर्स को जो सेफ जोन से वहाँ पर शिफ्ट किया गया था। इससे पहले कई जो जंगी बेड़े हैं उन्हें भी हटाने का काम, उन्हें एक सेफ जोन में रखने का काम जो है इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया था। ईरान के जवाबी हमले को देखते हुए इस वक्त काफ़ी तैयारियां भी की गई हैं। जो हमले इस वक्त लगातार हो रहे हैं उसको लेकर ईरान में अपनी तैयारियां हैं।